आरआर वर्सेस केकेआर। केकेआर के प्लेइंग 11 में एक चेंज था। सुनील नरेन का तबीयत ठीक नहीं था तो मोइन अली आया है। और आरआर के प्लेइंग 11 में एक ऑब्वियस चेंज था कि फारूकी बाहर हुआ है और हसरंगा आया है। केकेआर ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग चुना था। ठीक है, यूजुअली जो टीम पहले बैटिंग करता है, जो आरआर था आज के दिन, वो जब बैटिंग आता है ना तो प्लेइंग 11 में बैट्समैन ज्यादा होता है। फिर सेकेंड इनिंग्स में जब बॉलिंग आता है तो एक बैट्समैन को निकल के एक एक्स्ट्रा बॉलर लाते हैं। लेकिन आरआर ने उल्टा किया। उनके प्लेइंग 11 में एक बैट्समैन कम था। जो शुभम दुबे नंबर 7 पे आ रहा था उसको बाहर कर दिया था। उनका ओरिजिनल प्लेइंग 11 में शुभम दुबे नहीं था। मतलब नंबर 6 पे बैटिंग खत्म, 7 पे हसरंग आ रहा है। शायद उनका ये प्लान था कि हमारे 6 ऊपर के बैट्समैन बहुत ही स्ट्रांग है, जिनको हमने रिटर्न किया है, वो लोग अच्छा बैटिंग करेंगे। फिर सेकेंड इनिंग्स पे पिच के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि एक स्पिनर को लाना है कि या फिर एक पेसर को लाना है। शुभम दुबे जिन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया था, क्योंकि मुझे तो लगा कि आरआर का बॉलिंग पिछले मैच में बहुत खराब गया ना, तो उनको लगा हमें 6 रेगुलर बॉलर्स चाहिए होगा। तो 5 तो हमारे पास है, हमारे पास 6th बॉलर नहीं। तो शुभम दुबे को लेंगे तो 6th बॉलर नहीं आ पाएगा। आप समझ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि आरआर अभी तक अपना जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन, वो फिगर आउट नहीं कर पाया। सॉरी टू सर, मैं भी क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ 2 मैच देख के। और मुझे लगता है कि ये प्लेइंग 11 ना अगले मैच में हो सकता है फिर से चेंज हो जाए। रिजल्ट, मैच का रिजल्ट आपके हाथ पे नहीं है। मैच का रिजल्ट बहुत हद तक इस पे भी डिपेंड करता है कि ओपोनेंट ने कैसे क्रिकेट खेला है। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो तो हम फिगर आउट कर ले। सेकंड प्रॉब्लम ये मुझे नजर आया कि रियान परख का कैप्टनसी आज बहुत ही डिफेंसिव था। बहुत ज्यादा डिफेंसिव, कि लगातार स्पिन को बॉल दिए जा रहा था जबकि स्पिनर्स विकेट भी नहीं ले रहे थे। गलत फहमी यह था कि स्पिनर्स रन कम दे रहे हैं तो स्पिनर से कंटिन्यू करता हूं। शायद रियान परख का थॉट प्रोसेस ये था कि रन कम दे रहा है, कंटिन्यू करता हूं। अगर डेथ ओवर्स में 7 का भी रन रेट हो, रिक्वायर्ड रन रेट, अगर केकेआर को 7 के रिक्वायर्ड रन रेट से चेस करना पड़ेगा लास्ट के 3-4 ओवर में, हमारे जो डेथ बॉलर है देश पांडे, संदीप शर्मा और जोफ्रा आर्चर हमें जिता के दे देगा मैच, तो स्पिनर से पूरा कंटिन्यू करता हूं चाहे विकेट ना मिले। वो गलत फहमी था। चलो मैं मान लिया कि स्पिनर्स के लिए इस ग्राउंड पे बहुत कुछ था, परचेस था, लेकिन क्या आपके स्पिनर्स विकेट ले पा रहे थे? नहीं। इस मैच पे आप एक ही तरीके से जीत सकते थे, वो थे रेगुलर इंटरवल में विकेट लेके। आपके स्पिनर्स मार इसलिए नहीं खा रहे थे क्योंकि कोलकाता ने डिसाइड किया उनको मारना ही नहीं है। केकेआर पागल है क्या कि जब टारगेट ही 152 है, वो क्यों स्पिनर्स को मार के इस पिच पे अपना विकेट ठोकर के आ जाए, जैसे आपने किया है। रियान परख छक्का मार रहा है, सब कोई आके जायसवाल मार रहा है, सब मारने के चक्कर पे आउट हुआ। केकेआर ऐसा नहीं है ना, उनको पता है टारगेट ही 152 है, हम स्लो स्लो खेलेंगे मैच। तो आपको लगा कि यार हमारे स्पिनर्स तो रन ही नहीं दे रहे। ये चीज तब पॉसिबल होता कि आपके स्पिनर्स मिडिल दे रहे, 1-2 रन दे रहे और रिक्वायर्ड रन रेट 10 पे पहुंच गया, 11 पे पहुंच गया। तो आपने सोचा स्पिनर्स से कंटिन्यू करता हूं, रन तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। फिर जब 10-12 का रिक्वायर्ड रन रेट होगा, हमारे पेसर्स आके हमें मैच जिता देगा। बट सॉरी टू से हुआ नहीं है। ऊपर से रियान, तीक्षणा, हसरंगा, चलो उनके इकोनॉमी देख के आपको लगेगा बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे शॉर्ट बॉल डाला है जो बैकफुट पे जा जाके रघुवंशी और दीपक मार रहा था। तीसरा चीज जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, अभी तक समझ में आया 2 मैच देख के, कि तुषार देशपांडे को जब उन्होंने कितना 6.8 करोड़ या 7 करोड़ से खरीदा था ऑक्शन में, क्या उन्होंने ये समझ के खरीदा था कि तुषार देशपांडे मिडिल ओवर और डेथ का बॉलर है? क्योंकि इस मैच में तुषार देशपांडे शायद 16th ओवर उसका पहला ओवर था, पिछले मैच में शायद 10th ओवर उसका पहला ओवर था। कुछ तो उन्होंने देख के फिगर आउट किया होगा कि तुषार देशपांडे मिडिल और डेथ का बेटर बॉलर है। क्योंकि जितना मैंने तुषार देशपांडे को देखा है, ही इज अ बेटर न्यू बॉल बॉलर। डेथ पे वो कभी भी इतना अच्छा नहीं करता है, कभी कर दिया तो मतलब इस लकी। तो मुझे ये देखना है कि कब जाके तुषार देशपांडे डेथ और मिडिल पे अच्छा करेगा। मतलब उसको तो मौका ही नहीं मिला, जब तक वो आ रहा है मैच ऑलमोस्ट हाथ से बाहर चला जाता है। क्या आप तुषार देशपांडे को यूटिलाइज भी कर रहे हो? पिछले मैच में जब वो आया 10th ओवर में, तब तक एसआरएच ने इतना रन बना दिया था। तुषार देशपांडे को हम जानते हैं जिसको शुरू में स्विंग मिलता है। चलो ये एक प्रॉब्लम है। फिर जोफ्रा आर्चर, आज के दिन जोफ्रा ने पावर प्ले में 2 ओवर डाला, दोनों ओवर बेहतरीन था। चलो एक पुल में छक्का मार दिया डिकॉक, वो अलग बात है। पहले ओवर में उसका बॉल हवा के साथ एंगल आउट होके बाहर जा रहा था। इनफैक्ट मोइन अली उसके स्पेस, उसके लेंथ को पिक ही नहीं कर पाता, इतना स्ट्रगल करता मोइन अली। पहले 7-8 बॉल पे तो मोइन अली 2-1 रन पे था। वो भी 1 रन तब है जब पुल करते हुए पेस से बीट हो गया, लेंथ से बीट हो गया, पुल करते हुए कैच था जो कहीं कहीं पे फील्डर नहीं था। अगर आपको पता है टारगेट 152 है, जोफ्रा आर्चर अच्छे रिदम में लग रहा है, न्यू बॉल के साथ बॉल थोड़ा बहुत हरकत कर रहे हैं, और एक ओवर देना बनता था। आप विकेट लेके ही मैच जीत सकते हो। ऐसा नहीं कि मोइन अली तब तक आउट हो गया था,
आपने देखा कि रहाणे आ गया, डिकॉक आ गया, वो आर्चर को अच्छा खेलता है तो आपने आर्चर को हटा दिया। मोइन अली तब भी क्रीज में था, लेकिन आपने आर्चर को 2 ओवर देके आपने गायब कर दिया, जबकि आर्चर 2 ओवर अच्छा होता। अगर मुझे लगता है कि अगर आर्चर तीसरा ओवर डालता, अगर अच्छा डाल रहा है, होता कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं तो देता ना और एक ओवर कि यार क्या पता एक विकेट लेके दे। इस मैच को एक ही तरीके से आप जीत सकते थे, रेगुलर इंटरवल में विकेट लेके, जो आपसे हो ही नहीं रहा था। और आपका बॉलिंग रोटेशन बिल्कुल खराब था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई और कैप्टन होता, कोई और टीम होता तो 152 डिफेंड कर लेता, शायद पॉसिबल नहीं था, 152 चेज हो ही जाता, लेकिन थोड़ा बहुत फाइट तो देखने को मिलता। थोड़ा शायद वो कैप्टन शायद जज करते कि कौन सा बॉलिंग रोटेशन मेरे लिए काम कर रहा है, कौन से बॉलिंग रोटेशन से मैं मैच पे थोड़ा बहुत फाइट दे सकता हूं। और फिर मैच बन गया तो बन गया। आपका बहुत ही डिफेंसिव कैपेसिटी था कि मैं गेम को थोड़ा खींचता हूं, जो लास्ट में होगा दिखा जाएगा। और एक चीज जो मुझे समझ में आया, रियान पराग जो नंबर 4 पे आके पिछले साल कितना 534 535 कुछ बनाया था, तो शानदार बैटिंग किया था, ऑलमोस्ट 147 145 का स्ट्राइक रेट था ऑलमोस्ट। आपने उसको, उसका जो बेस्ट सीजन आया था, जिसके बाद मतलब सब पागल हो गए। सिर्फ रन का बात नहीं है, जिस तरीके से रियान ने मैच्योरिटी दिखाया था, लंबा इनिंग्स खेला था, जिस तरीके से स्पिनर्स को खेला था, पेसर्स को खेला था, सब कुछ देख के लगा था कि ये अलग ही प्लेयर है। और रियान पराग उसके बाद इंडियन टीम में भी आ गया। आपने उसका बैटिंग पोजीशन शिफ्ट करके नंबर 3 पे कर दिया। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे T20 में आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, कभी 3 पे आ जाओ, कभी 4 पे आ जाओ। देखो, नंबर 3 पे आना रियान पराग का तब बनता था जब आपको नंबर 4 पे एक ऐसा बैट्समैन मिल गया जो बिना नंबर 4 का अच्छा करता ही नहीं है T20 में। एक इतना बड़ा बैट्समैन मिल गया, मान लो सचिन तेंदुलकर इन टेस्ट क्रिकेट, वो 4 में फिक्स हो गया, 4 में फिक्स, उसको मैं नंबर 3 पे भेजूंगा ही नहीं। अगर मान लो सचिन तब जब इंजर्ड होता है तो नंबर 4 पे कोई और बैटिंग कर रहा था, अब सचिन जब वापस आ गया तो हमने जो नंबर 4 वाले यंग बंदे को नंबर 3 पे भेज दिया। दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन आपने नीतीश राणा के लिए रियान परख का बैटिंग पोजीशन, जो जहां पे उसने बहुत अच्छा किया था, वही शिफ्ट कर दिया, जो मेरे हिसाब से डजंट मेक सेंस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी चीजें आरआर का अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। ये टीम जो बहुत ही डिसिप्लिन था पिछले 3 साल तक, मतलब उनका फिगर आउट, मतलब सब कुछ बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से पॉइंटेड होता था, जो ऐसा लगता था कि लिख के रखा है कि अभी ये ओवर अश्विन डालेगा, ये ओवर चाहल डालेगा, ये ओवर बोल्ट डालेगा, ये ओवर संदीप शर्मा डालेगा, बैटिंग ऐसे ऐसे होगा, इस पोजीशन में रियान पराग आएगा, इस पोजीशन में ध्रुव जुरैल लगेगा, चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए। आज हेटमैन कब आया? बहुत बाद में आया, क्योंकि उनको पता था कि स्पिनर्स खेला नहीं जाएगा। शुभम दुबे जो प्लेइंग 11 था ही नहीं, उसको आना पड़ा क्योंकि मजबूरी था, बैटिंग किसी से हुआ ही नहीं। तो मतलब अगर आगे जाके आरआर मुझे गलत प्रूव करता है कि नहीं, जो अभी हमने डिसीजंस अभी तक लिया वो सही है, देन आई विल बी हैप्पी टू सी। बट अभी के लिए मैं करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि इनका थॉट प्रोसेस क्या है। आप थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। संजू और जयसवाल ओपनिंग करने आते हैं, और मैं सोच ही रहा था पहले 1-2 ओवर देख के कि संजू को इंग्लैंड वाले सीरीज पे हमने देखा कि सब 140 प्लस बाउंसर डाल के आउट कर देते 1-2 ओवर में। केकेआर वाले ट्राई क्यों नहीं कर रहे? वैभव अरोड़ा का दूसरे ओवर आता है, जहां पे संजू पहले रूम बना के एक शानदार चौका मारता है। आजकल अक्सर वो शॉट खेलते हैं, जब दूसरे बार वो शॉट ट्राई करता है ना, वैभव ने उसको फॉलो किया, एंगल इन करके वो बॉल आया, और संजू अगर कदमों का इस्तेमाल करके सामने नहीं आता, शायद वो बॉल यॉर्कर नहीं होता। उसने खुद से उस बॉल को यॉर्कर बना दिया, बेहतरीन बॉल था, और वो क्लीन बोल्ड। रियान पराग आता है, इतना अच्छा टच में लग रहा था, एक हर्षित के शॉर्ट बॉल पे पुल किया, एक हाथ छूट गया था, उसमें छक्का था। फिर वरुण की पहले ओवर पे एक शॉर्ट डिलीवरी पे बैकफुट पे छक्का मारा, ब्रिलियंट शॉट था। फिर वरुण की उसी ओवर पे वरुण एक लेग कटर डालता है, और रियान अगेंस्ट द स्पिन बड़ा शॉट खेला जाता है, उस पर कैच, डिकॉक का बहुत अच्छा कैच था। जो मुझे लगा ना, शायद आरआर को पता लग गया था कि पिच 175 180 का है, और उनको पता था कि उनका बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा वीक है। तो उन्होंने सोचा होगा अगर ये पिच 175 180 का है, हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग 190 200 बनाते कि केकेआर से चेज हुई ना, और उस प्रोसेस पे आउट होकर चले गए। वरना जो पिच था, इतना रश करने की कोई जरूरत ही नहीं था। रियान पराग बहुत अच्छे रश में लग रहा था। फिर मोइन अली आता है, मोइन अली आके एक फ्लाइट रेट डिलीवरी डालता है। जयसवाल जो बॉल की पिच तक पहुंचे नहीं पाते, एलिवेशन मिला ही नहीं, वो आउट हो गया। 24 बॉल खेल के 29 बनाया जयसवाल। फिर हसरंगा को इन्होंने प्रमोट किया ऊपर, जैसे अश्विन को करते थे। वरुण आके एक बॉल आता है जो स्किट करके आता है, हसरंगा उस पे आउट। मतलब मुझे उनकी कोई भी सोच समझ आज मतलब कुछ भी समझ नहीं आया मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नीतीश राणा मोइन अली की बॉल पे, आप सोचो अगर आप रूम बना के एक स्पिनर को खेलोगे T20 में, आप क्या करने की कोशिश करोगे? एक लेट कट करोगे, या फिर आप रूम बना के बैकफुट पे कवर के दिशा पे, एक्स्ट्रा कवर के दिशा पे पंच करोगे, मतलब जोर से स्लैप करोगे। नीतीश राणा मोइन अली की ऑफ स्पिन पे रूम बना के बैट का फेस खोल के गाइड करने की कोशिश कर रहा था। बीट हो गया बोल्ट। अगर सीधे बैट से खेलता, अगर वो लेट कट करता, या फिर वो सीधा स्लैप करता कवर के दिशा पे, शायद बैट के मिडल में जगह लगता। वो फेस से ऐसा करके एंगल करके गाइड करने की कोशिश कर रहा था, उसमें वो बोल्ट।
शुभम दुबे थोड़ा बहुत खेल रहा था, वैभव वर्मा के लास्ट ओवर पे एक शॉर्ट बॉल पे मारने का ही बॉल था, उस पर वो कट करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट को उधर आउट हो गए। ठीक है, पूरा बैटिंग लाइनअप भी खत्म। वैभव ने आज बेहतरीन स्पेल डाला है। पहले मैच में बहुत खराब बॉलिंग किया था, लेकिन आज के दिन बेहतरीन स्पेल किया और आज के दिन थोड़ा बहुत मूवमेंट तो था भी। मोइन अली ने ब्यूटीफुल बॉलिंग किया है। वरुण चक्रवर्ती, अगर आप देखो, रहाणे का कैप्टनसी बहुत अच्छे तरीके से अपने बॉलर्स को रोटेट किया है। इनफैक्ट वरुण का एक ओवर बहुत लंबे टाइम तक बचा के रखा था हेटमेयर के लिए। जब तक हेटमेयर आया नहीं, वरुण का वो ओवर आया नहीं था। जैसे ही हेटमेयर ग्राउंड पे आया, वरुण का वो ओवर आ गया। अब 18th ओवर पे वेंकटेश अय्यर लॉन्ग ऑफ पे एक हेटमेयर का कैच छोड़ता है। हालांकि उससे कुछ लॉस हुआ नहीं है, लेकिन मैं इस कैच के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ। देखो, दो टाइप का कैच होता है यूजुअली। एक, अगर आपको पता, लॉन्ग ऑफ के पास दो ही टाइप का कैच जाएगा। एक, बॉल ऊपर गया फिर ऐसे नीचे आएगा, उस टाइम पे तो आपका बॉडी की कोई भी पार्ट नीचे लग सकता है, फिर आप कैच पे फोकस कर सकते हो। लेकिन जब आप दौड़ के जा रहे हो और बॉल भी ट्रेवल कर रहा है, जो आज हुआ था, उसके बाद अगर आपका बॉडी पार्ट बॉल हाथ में आने से पहले ग्राउंड पे टच हो जाता है, कोई भी बॉडी पार्ट, तो आपको एक मेजर शॉक मिलता है बॉडी में, जिसकी वजह से ब्रेन पहले उधर फोकस ले जाता है और आपका बॉल से फोकस पूरे तरीके से चला जाता है, जो वेंकटेश अय्यर के साथ हुआ था। वो कैच डिफिकल्ट नहीं था, उसने डिफिकल्ट बना दिया क्योंकि उसका लेफ्ट नी टच हो गया था ग्राउंड पे। ठीक है, खैर 19th ओवर में हर्षित राणा आके एक लो फुल टॉस डाल के ध्रुव जुरैल को आउट कर देते हैं, जहां पे इनसाइड एज लगातार आउट हो गया। उसी ओवर पे एक स्लोअर वन डाल के, ऑफ कटर डाल के, 115 किलोमीटर पर आवर का था, उसमें हेटमेयर को आउट कर देते। ठीक है, और लास्ट ओवर स्पेंसर जॉनसन होता है, जहां पे कुछ मार खाया है। आर्चर ने अच्छा खासा बैटिंग किया, शायद 7 बॉल पे 16 या 15 बनाया, अच्छा खासा बैटिंग किया, तब जाके आरआर का स्कोर है 151। बॉलिंग सबने अच्छा किया। हर्षित ने अच्छा किया, मैं नहीं कहूंगा खराब किया, क्योंकि उसका जो लास्ट ओवर था उसमें उसने पेस वेरिएशन बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पहली ओवर से करे। जो हर्षित का पहला 2 ओवर देख लो ना, उसमें शॉर्ट डिलीवरी बहुत ज्यादा था। तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर्षित अभी उस लेवल पे पहुंच गए जहां पे उसको हर एक ओवर पे अच्छा करना पड़ेगा, और अच्छा करेगा। मार खाए वो अलग चीज है। पहले 2 ओवर पे बहुत सारे शॉर्ट बॉल डाला और मैं वेट कर रहा था कि कब आके वो यॉर्कर डालेगा, कब आके उसका वेरिएशन दिखाएगा, जो उसका स्ट्रेंथ है। लास्ट में आके वो आया है। मोइन अली ने बेहतरीन बॉलिंग किया है, वैभव वर्मा ने बेहतरीन बॉलिंग किया है। वरुण चक्रवर्ती, मैंने कहा भी था प्रीव्यू वीडियो में कि मैंने बहुत कम देखा कि वरुण चक्रवर्ती लगातार 2 मैच में खराब कर दे। 4 ओवर पे 17 देके 2 विकेट, पूरा मैच इधर घूम गया है। अब जब बैटिंग स्टार्ट होता है केकेआर का, मुझे सबसे पहले तो एक चीज अच्छा लगा कि मोइन अली को ओपनिंग में भेजे, इसलिए कि उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया कि नारिन नहीं है तो मोइन को नंबर 4 पे भेजता हूँ, 5 पे भेजता हूँ, जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है, और वेंकी या फिर रहाणे खुद चले जाता ओपनिंग करने। ये सब नहीं किया, जो जिसका फिक्स्ड पोजीशन है वही रखा है। नारिन को रिप्लेस किया, नारिन की जगह गया है, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अब डिफरेंस देखो मोइन अली और क्विंटन डिकॉक का। मोइन अली से आर्चर का पेस लेंथ पढ़ा ही नहीं जा रहा था, और क्विंटन डिकॉक 145 किलोमीटर की बॉल को, आर्चर के 145 किलोमीटर की बॉल को पुल करता है, डीप मिड के ऊपर से छक्का मारता है। शॉट ऑफ द डे, क्या शॉट था, ब्रिलियंट शॉट। स्टार्टिंग बहुत अच्छा था। मोइन अली फाइनली रन आउट होता है खुद की गलती से, आराम से पहुंच सकता था, लेकिन शायद ब्रेन फेड हो गया, वो एफर्ट नहीं डाला। उसके बाद रहाणे आता है, जो बहुत ही इंप्रेसिव इंटेंट के साथ आया था। देख के बहुत अच्छा लगा कि स्लो पिच था, टारगेट कम था, रहाणे आराम से टाइम लेके रने बॉल खेल के मैच फिनिश कर सकता था। लेकिन रहाणे पहली ही बॉल से बैट घुमा रहा था। बहुत बार स्पिनर से बीट भी हुआ है, क्योंकि छक्का मारने जा रहा था। एक शायद स्लॉक से पे छक्का भी मारे, और हसरंगा के गुगली पे जो पढ़ नहीं पाया, उस पे बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हुए। मुझे अप्रोच देखे बहुत इंटरेस्टिंग लगा रहाणे का। ठीक है, मतलब इस साल चाहे जैसा कंडीशन हो, जैसा सिचुएशन हो, रहाणे इसी तरीके से खेलेगा, ये बहुत अच्छा लगा देख के। फिर रघुवंशी आता है। 18th ओवर तक मैच खत्म हो जाता है, 19th ओवर पे जाके चेंज होता है, 18th ओवर पे चेंज होता है। जो बीच में हुआ, मैंने कहा कि लगातार स्पिनर्स आए जा रहा था, बॉल डाले जा रहा था संदीप शर्मा से। वो जो मैं बॉलिंग रोटेशन एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुषार देशपांडे आ जाएगा। आर्चर का पहले पावर प्ले में 3 ओवर आ सकता था, तुषार देशपांडे का 1 ओवर आ सकता। आप चाहोगे अगर इस ग्राउंड पे मूवमेंट मिल रहा है जो वैभव को भी मिला है, वैभव का 3 ओवर आया था शायद पावर प्ले में, रहाणे ने वैभव को 3 ओवर दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसको मूवमेंट मिल रहा था, और विकेट आने की बात भी दिया, क्योंकि विकेट लेके दे सकता था। वो किया नहीं है रियान पराग ने। ठीक है, जैसे तैसे करके मैच को डीप लेके गया है, टारगेट कम था। क्विंटन डिकॉक शानदार बैटिंग किया है। उनका जो आज के दिन का स्पेशलिटी था कि बॉल के लेंथ को बहुत जल्दी पिक किया, चाहे वो स्पिनर्स की बॉल हो, चाहे वो पेसर्स की बॉल हो। 61 बॉल 97 नॉट आउट, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। दो बैक टू बैक मैच में 2 बैट्समैन 97 में नॉट आउट रहेगा, सेंचुरी नहीं आया। बहुत ही डिजर्विंग सेंचुरी था, कल भी श्रेयस अय्यर का, आज भी क्विंटन डिकॉक का। रघुवंशी का बैटिंग मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा, टेम्परामेंट बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा बैटिंग तो वो करता ही करता है, स्ट्रेट बैट से ज्यादा शॉट खेलता है, लेकिन अच्छा लगा कि अपना विकेट थ्रो नहीं किया।
टारगेट कम था, आसान चेस था और वो एंड तक नॉट आउट गया है। बहुत बड़ी बात होता है एंड तक नॉट आउट जाने में। हमेशा कहता हूं, अगर आपको मौका मिल रहा है कि कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो आप नॉट आउट जाओ, चाहे राने बॉल खेलो। तो रघुवंशी ने मुझे बहुत इंप्रेस किया आज के दिन। इजी मैच था, लेकिन जो इस मैच का हाईलाइट था, सबसे बड़ा हाईलाइट मेरे लिए वो था कि जोफ्रा आर्चर 2.3 ओवर्स में 33 रन, 13.2 का इकोनॉमी, मतलब समझ गए ना आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।